नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप थंबनेल और इमेज में देख रहे हैं, भाग 3 और 2014 का ये सीटेट जो आपके सीरीज चल रही है, संस्कृत का पेपर है और यह पेपर 16 फरवरी 2014 का है। पुराने क्वेश्चन जो हो चुके हैं उनको को करवा रहा हूँ मैं। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहें। कुछ स्पेशल ट्रिक्स भी क्वेश्चनों की किस तरह सोल्व करते हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है आपका ये अनुच्छेद। संस्कृत का अनुच्छेद जो आता है आपका, ये जो दिख रहा है आपको, अनुच्छेद कोई भी है संस्कृत के अंतर्गत, आपको सर्वप्रथम उसे न पढ़ के अनुच्छेद के गद्यांश के क्वेश्चन पढ़ने और उनकी एक कीवर्ड तैयार करनी है और उन्हीं के कीवर्ड के माध्यम से बाद में आपको एक गद्यांश पढ़ना है, जिससे क्वेश्चनों का हल आपको कम समय में प्राप्त हो जाएगा और आपके टाइम की बचत होगी। तो हम क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 61 ये क्वेश्चन का अनुच्छेद का पहला है क्वेश्चन। परितः इति अर्थे अत्र किम पद प्रयुक्तम। दोस्तों कहना चाह रहा है कि परितः जो पद है, इस अर्थ में इस पद के प्रयोग के लिए क्या प्रयोग किया गया है। तो समन्ततः, नगरात, सकलम या विचरण। अर्थ जो आपकी यहाँ व्याख्या दी गई है इसको हम बाद में पढ़ेंगे। मेरा पहला तात्पर्य है कि आप पहले क्वेश्चन पढ़े। सेकंड क्वेश्चन, के दानवीर सौभाग्यशालिनी। कौन से दानवीर सौभाग्यशाली होते हैं? ए, बी और सी ऑप्शन पढ़ रहा हूँ। ये शरीर अंगानी अपि दातुम अवसरम प्राप्नुवन्ति दानम दातु सर्वदा उत्साहिन ये याचकेभ्य प्रभुतम धनम यच्छन्ति ये सह प्रभुतम धनम अस्ति। राजा किम दृष्ट्वा चिंतनशील अभवत। तो याचका नाम न्यून संख्या नाम, अन्य देश याचका नाम, सी विशाल जनसमूह, डी याचका नाम धन प्राप्त्य लोभम। राजा क्या देख के चिंतनशील चिंता करने लगा। नेक्स्ट, जना अभिष्टानि वस्तुनि कुतः प्राप्नुवन्ति स्म। सुवर्ण पाणत, नगरात, दानशालात, अन्नशालात। विज्ञाय पदे प्रत्यय अस्ति णिच ल्यप ण्यत यत। अतः एकदा भगवान डैश बभुव वाक्ये कर्तुपदम अस्ति। ए भगवान पुण्यफले राजा शिवीनाम। दोस्तों क्वेश्चन का अर्थ, यह ऑप्शन में जो उनका अर्थ है उनका भी नहीं आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना है और एग्जाम में उनके ऑप्शन को पढ़ना है। और ये जो कीवर्ड आपके तैयार हो गई है इनको ध्यान में रखना है और बार बार गद्यांश और क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपका उसमें समय व्यर्थ हो जाएगा। कृपया करके क्वेश्चनों को ध्यान में रखें, ऑप्शनों को ध्यान में रखें और छोटा सा कीवर्ड अपने दिमाग में रखें और इन क्वेश्चनों को आप साइड में लिखते हुए ध्यान करें कि जो इसका ऑप्शन का नज़दीक है वही आपका उत्तर होगा। अब मैं गद्यांश पढ़ूंगा और जो ऑप्शन है उनको भी बताऊंगा कि कैसे आपको हल करना है। ये तो निम्नलिखित अनुच्छेदानि धारितानि प्रश्नाम समुचित उत्तरम चिन्हित। गद्यांश को सरसरी निगाह से फटाफट पढ़ते जाना जिससे आपका समय व्यर्थ न जाए। और ऑप्शन और क्वेश्चन तो हमने पढ़ ही लिए। अब जैसे जैसे
मैं आपको बताऊंगा, वैसे आपको करना है। मैं गद्यांश पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखना है और समझना है। अतः एकदा भगवान बोधिसत्व बहु जन्मेनि पुण्य फले शिवीनाम राजा बभूव। स बाल्यात एव वृद्धोस्पेवी विनयशील शास्त्र पारंगत च आसीत। जन कल्याण कर्मसु रतः असो पुत्रवतु प्रजा पाल्यति स्म। कारुण्य औदार्य सद्गुण उपेतः स नगरस्य समन्तत धन धान्य समृद्धा दानशाला अकार्यत। तत्र अर्थिना समूह अन्न पान वसन रजत सुवर्णदिकानि अभिष्टानि वस्तूनि प्राप्य संतुष्ट अभवत। राज्ञः दानशीला आकर्ण्य देश देशान्तरोभ्यो जनाः तं देशम् आयान्ति स्म। अतः कदाचित् दानशालासु विचरन् सह राजा बहुधन लाभेन संतुष्टा अर्थानि विरल संख्या विलोक्य अचिंत्य मम अर्थनि तु धन लाभ मात्रेण संतोष भजन्ते नूनं ते दानवीरा सौभाग्यशालिनी यान याचका शरीरस्य अंगानि अपि याचन्ते एव राज्ञः स्वेषु गात्रेष्वपि निरासित्य विज्ञाय सकल ब्रह्मांडे व्याकुलम संजताम। दोस्तों क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि परितः इति अर्थे अत्र किम पद प्रयुक्तम। ए समन्तत, बी नगरात, सी सकलम या डी विचरण। व्याख्या पढ़ता हूं मैं आपको कि परित का आशय चारों ओर से होता है, अर्थात परित का भाव समन्तत है। वाक्य के अनुसार राजा शिवी ने अपनी करुणायुक्त उदारता के गुणों से युक्त होकर नगर के चारों धन धान्य समृद्ध दानशाला बनवाया। देखो दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन जो भी दिया गया है, परित का जो है यह उसका अर्थ है चारों ओर। एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं कि गावः परितः वृक्षाः सन्ति। गांव के चारों ओर क्या है, वृक्ष हैं। तो यहाँ मैंने चारों ओर के लिए परित का प्रयोग किया। इसी तरह यहाँ आप देखें कि परित का जो अर्थ है इसका प्रयोग आपको यहाँ पे समन्तत है, यहाँ पे चारों ओर नहीं है, परंतु मुख्य अर्थ आपका बताया कि परित का आशय चारों ओर होता है और इसका भाव चारों ओर का यहाँ पे दिया है समन्ततः। जो राजा शिव है उसने अपनी करुणा युक्त उदारता व गुणों से युक्त होकर नगर के चारों ओर धन धान्य समृद्ध दानशाला बनवाया। कौन सा बनाया, दानशाला। ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपके आगे आएगा। आप यहाँ देखेंगे कि जो ये क्वेश्चन हैं उनको गद्यांश के अनुसार सोल्व करना है, जबकि परित के यहाँ चारों ओर दिया है। अगर सीधा अर्थ आप ढूंढोगे चारों ओर तो वो नहीं मिलेगा। आपको मैं इसका उत्तर बताता हूँ, आप देखें यहाँ ये कि परित इति अर्थे अत्र किम पद प्रयुक्तम। यहाँ आप देखेंगे कि जन कल्याण कर्मसु रतः असो पुत्रवतु प्रजा पाल्यति स्म। कारुण्य औदार्य सद्गुणे सह नगरस्य समन्ततः। यही बताना चाह रहा था मैं आपको कि सह नगरस्य समन्ततः। यहाँ पे ऑप्शन समन्ततः आ चुका है। आप देखेंगे ना तो यहाँ पे नगरात सकलम विचरण नहीं है, जबकि सबसे नजदीक का ऑप्शन परित का क्या है, समन्ततः। क्योंकि राजा शिव ने अपनी करुणा युक्त उदारता गुणों से युक्त कर नगर के चारों ओर धन धान्य से समृद्ध एक दानशाला बनवाई। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि जो क्वेश्चन है, जो इसके ऑप्शन है और ऑप्शन के लाइन की जो नजदीक ऑप्शन उत्तर होता है वही आपका उत्तर होता है। अपने मन के अनुसार आपको उत्तर नहीं करना है, जो गद्यांश में दिया गया है ऑप्शन से मिलान करके वही नजदीक का उत्तर होगा आपके। नेक्स्ट, के दानवीरा सौभाग्यशालिनी। तो यहां है उत्तर ए, ये शरीर अंगने अपि दातुम अवसरम प्राप्तवंती।
अब यहाँ है दानम दातुम सर्वदा उत्साहिन, ये याचकेभ्यः प्रभुतम धनम यच्छन्ति ये सह प्रभुतम धनम अस्ति। व्याख्या पढ़ता हूँ कि सही दानवीर सौभाग्यशाली होता है जो शरीर के अंगों का भी दान करने का अवसर प्राप्त करता है। राजा शिव से धन धान्य से संतुष्ट याचक द्वारा शरीर की मांग की गई। यह सुनकर राजा ने बिना किसी आसक्ति के समर्पित कर दिया। यह सुनकर सारा ब्रह्मांड व्याकुल हो चुका। क्या हो गया है दोस्तों, यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि दातुम अवसरम, ये भी एक आपका कीवर्ड हुआ जो मैं आपको बताऊंगा कि संस्कृत के अंदर कुछ कीवर्ड के माध्यम से भी अगर आपने पढ़े हैं तो गद्यांश और छोटे छोटे क्वेश्चन आपके चुटकियों में हल हो जाएंगे। पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन से दानवीर सौभाग्यशाली होते हैं, तो जो दानवीर अपने अंगों का भी दान करने का जिसको अवसर प्राप्त होता है वही सौभाग्यशाली ने दानवीर। दानवीर तो होते हैं परंतु जो अंगों का भी अपना दान भी करता है वह सौभाग्यशाली दानवीर होता है। नेक्स्ट, राजा किम दृष्ट्वा चिंतनशील अभवत। राजा याचका न्यून संख्या नाम, क्योंकि राजा क्या देख के चिंता करने लगा है, इतना आपको आना चाहिए। अगर छोटा छोटा टूटा फूटा भी आपको क्वेश्चन का कहीं भी आपको अर्थ आता है निकल रहा है तो आप कोशिश करिएगा, नहीं तो क्वेश्चन को सीधे गद्यांश में जाके इस लाइन को ढूंढ के उसका उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। मैं कह रहा हूं, मैंने एक बार मैं आपको पढ़ के बताया कि राजा किम दृष्टवा, किम मतलब क्या, देख के चिंतनशील हो गया, चिंता करने लगा। अब राजा का राजा ही होगा, उसका अर्थ कोई दूसरा नहीं होता है। राजा लिखा है तो इसका राजा किम मतलब क्या, दृष्टवा मतलब देख के, चिंतनशील अभवत तो राजा क्या देख के चिंता करने लगा, चिंताग्रस्त होने लगा। ये इसका क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद है। अब यहाँ है क्वेश्चन पढ़ता हूँ उसके ऑप्शन में कि याचका नाम न्यून संख्या नाम, जो याचक होते हैं, याचक किसको कहते हैं, जो मांगने वाले, जो किसी के वहाँ किसी भी कारण से मांग करने के लिए उपस्थित होते हैं, तो याचकों की कम संख्या हो देख के, न्यून संख्या मतलब कम संख्या, अन्य देशक याचका नाम, अन्य देशों के याचकों को देख के, विशाल जन समूह, बड़ी संख्या में जन समूह, बड़ी संख्या का जन समूह, और डी है याचका नाम धन्य प्राप्यत लोभम, याचकों की धन प्राप्ति की लोभी, लालच, लोभ, लोभ होता है लालच। यहाँ अपने ऑप्शन का जो अर्थ है कि राजा शिव याचकों की न्यून अर्थात कम संख्या देख के चिंतनशील हुआ। याचक धन दाने से पूर्ण संतुष्ट थे, वे इच्छा से राजा के शरीर के अंगों की मांग की, जिससे राजा ने स्वीकार कर लिया। कि राजा चिंतनशील किस तरह हुआ कि तो राजा शिव याचकों की न्यून, मैंने पहले बताया न्यून संख्या अर्थात कम संख्या को देख के राजा चिंताशील हो गया, और याचक धन दाने से पूर्ण संतुष्ट थे। उन्हें तो राजा से क्या चाहिए था, उनके राजा के अंगों का दान। नेक्स्ट आपका जनाः अभिष्टानि वस्तुनि कुतः प्राप्नुवन्ति स्म। यहाँ आप देखेंगे सुवर्णपथ, नगरथ, दानशाला, अन्नशाला। उत्तर है कि जन लोग अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति दानशाला, यहाँ आप देखेंगे ये दानशाला अर्थात अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति में दानशाला प्राप्त करते हैं। दान करने से असमर्थ लोगों की आवश्यकता की पूर्ति होती है और उनके हृदय में निकला उद्गार ईश्वर के दरबार में। अर्थात हम जो किसी वस्तु को जैसे दान करते हैं, अगर आप समृद्धशाली हो, चाहे किसी भी प्रकार का दान हो, अगर याचक हमारे घर पे उस दान की इच्छा से आया, चाहे अन्न हो कुछ भी हो, अगर आप उसको
समर्थ हैं उस दान को देने में और वह दान उस याचक को आप प्राप्त करते हैं, तो याचक के मन में आपके लिए शुभाशीष निकलता है जो सीधे आपको ईश्वर के दरबार में पहुंचाता है। अर्थात आपको याचक जब आपके द्वारा जो दान प्राप्त करता है अपनी इच्छा के अनुसार, तो याचक आपको शुभाशीष आशीर्वाद देता है और उसके हृदय से निकला उद्गार ईश्वर के दरबार में पहुंचता है। यहाँ आप दानशाला जो सी उत्तर है ये सही है, क्योंकि आप यहाँ देखेंगे कोष्ठ अनुच्छेद के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको, देखिए, सह नगरस्य समन्तत धन धान्य समृद्धा दानशाला अकार्यत। यहाँ पे ऑप्शन आपने देख लिया, ये दानशाला जन अभीष्ट वस्तु नहीं, ये जनों की अभीष्ट वस्तु की जो प्राप्ति है वो दानशाला के लिए है। ये दानशाला ऑप्शन आपको मिल गया, तो ये दानशाला सही हुआ। इसी तरह आपको अनुच्छेद हल करना है कम समय में, ये आपकी ट्रिक्स बता रहा हूँ मैं आपको। नेक्स्ट है विज्ञाय पदे प्रत्यय अस्ति। विज्ञाय, अब विज्ञाय पद के अंदर कौन सा प्रत्यय है? णिच, ल्यप, ण्यत, यत। तो यहाँ में उसका अनुच्छेद में इस प्रत्यय का नहीं ढूंढ सकते। प्रत्यय की ट्रिक्स या प्रत्यय का जो आपने पढ़ा होगा, अंतिम क्या शेष रहता है, क्या व्याख्या है, तो ही आप इसको कर पाएंगे। यहाँ इसका मैं अनुवाद करूंगा कि एव राज्ञः स्वेषु गात्रेष्वपि विज्ञाय सकल ब्रह्मांड व्याकुलम संजताम। इसी प्रकार राजा ने अपने शरीर से निरासक्ति जानकर संपूर्ण ब्रह्मांड में को व्याकुल देखा। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द विज्ञाय में ल्यप प्रत्यय है, यह कृदंत का प्रत्यय है। यदि धातु के पूर्व में कोई उपसर्ग हो अथवा उपसर्ग स्थान में कोई पद हो, कत्वा के स्थान में ल्यप य का आदेश होता है, परंतु न के पूर्व होने पर नहीं होता है। यहाँ मैं आपको कुछ प्रत्यय के मैं बताना चाहूँगा दोस्तों। आप देखेंगे कि वे ही अगर आपने हल कर लिए या उनको भी अगर आपने पढ़ लिया तो आपके हाँ दोस्तों, ये प्राप्त हुआ मुझे। आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि विज्ञाय पदे प्रत्यय अस्ति, यहाँ आपका ऑप्शन बी ल्यप प्रत्यय हुआ। अब आप बोलोगे सीधा सर ये ल्यप प्रत्यय की क्या पहचान है, तो आप नोट कर लेंगे कि ल्यप प्रत्यय पहचान में यहाँ पे आपका ल्यप प्रत्यय के आपके कुछ उदाहरण बता देता हूँ। जैसे कि आपको अनुदय उपसर्ग दिखाई दे तो वहाँ ल्यप प्रत्यय होगा, अंत में यह शेष रहता है। विचित्य, वि उपसर्ग में यह शेष। आदाय, आ उपसर्ग में यह शेष। प्रकृत्य, प्र उपसर्ग में यह शेष। और प्रहत्य, प्र उपसर्ग में धातु में यह शेष। ये जो मैं पढ़ रहा हूँ ये एक नोट्स है दोस्तों। तो मैंने बताया कि जहाँ प्रारंभ में शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग दिखाई दे तो वहाँ आपको ल्यप प्रत्यय होगा। यहाँ आप उपसर्ग बताएंगे दोस्तों, तो जैसे कि वी एक यहाँ आपका उपसर्ग है। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि संस्कृत में कुल कितने उपसर्ग होते हैं? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत सी बार कंपटीशन एग्जाम में कि संस्कृत में कुल उपसर्ग कितने होते हैं। तो आपने देखा कि ल्यप प्रत्यय हुआ विज्ञाय के अंदर, और इसकी पहचान है कि प्रारंभ में आपको उपसर्ग दिखाई दे तो वहाँ ल्यप प्रत्यय होगा, और अंत में यह शेष जैसे विज्ञाय। तो यहाँ पे देखें यह जो पहचान है ये ल्यप प्रत्यय की है। जैसे विचित्य, आदाय, प्रकृत्य, ये ल्यप प्रत्यय के अंतर्गत है। और अनुदय, आदित्य, समिष्य, आनीय, आगम्य, प्रणम्य, यहाँ सभी में यह शेष रहता है। नेक्स्ट
अतः एकदा भगवान बभूव वाक्य कर्तुपदम अस्ति। सी यहाँ पे कहता है कि जो भगवान पुण्यफले राजा शिवी नाम, अतः एकदा भगवान राजा बभूव, इस वाक्य में कर्तुपदम, इस प्रकार एक समय भगवान बोधिसत्व अनेक जन्मों से अर्जित पुण्य फल के परिणाम स्वरूप शिव नामक राजा हुए। ये जो है कि जो भगवान एक बार राजा बभू, इस वाक्य में कर्तुपदम राजा है, इस प्रकार एक समय भगवान बोधिसत्व अनेक जन्मों में अर्जित पुण्य फल के परिणाम स्वरूप क्या हुए, शिवी नामक राजा हुए। तो यहाँ आपको पूछा है कि अथ एकता भगवान, तो यहाँ जो रिक्त स्थान है वहां पे राजा बबू आएगा, राजा बबू। आपको ऑप्शन जो गद्यांश के अंदर आपको अनुच्छेद इसमें बता देता हूं मैं आपको, देखिए आप ये अथ एकदा भगवान बोधिसत्व बहु जन्म पुण्य फले शिवी नाम राजा बभूव। तो यहाँ पे जो रिक्त स्थान था उसके अंदर आपको सही है राजा, राजा बभूव। ये क्वेश्चन नंबर 66 का। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो 61 से 66 तक कुल 6 क्वेश्चन आएंगे, और ये 6 भी हो सकते हैं दोस्तों, 7 भी हो सकते हैं। ये एग्जामिनर पे वो कितने क्वेश्चन ज़्यादा व्याकरण के देता है या अनुच्छेद से संबंधित अर्थों के देता है, वो उनका है। पर मेरा जो बताने का तात्पर्य यही है कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको ढूंढ के बताया। आपने अगर संस्कृत कुछ भी नहीं पढ़ी है तो इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे, मैं अपने आप पे आप विश्वास करने लगेंगे कि 30 में से आप जो गद्यांश दो आते हैं उनमें से आपके 15 में से 15 बिल्कुल आ सकते हैं। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 15 में से 15 जो हैं आपके दोनों गद्यांशों के, एक दूसरा और आएगा आपके, बिल्कुल आ सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो को अंत तक देखें, और जो मैंने प्रत्यय की ट्रिक्स बताई है, लेप प्रत्यय की, आगे भी जो प्रत्यय आएंगे उनके भी मैं आपको बताऊंगा। अब हम पढ़ेंगे 67 से 81 प्रदत्त विकल्पेभ्य समुचित उत्तरम, अर्थात अर्थ ज्ञान के द्वारा संप्रेषणात्मक विकास इत्यादि अभिप्राय। यहाँ जो आपके अब क्वेश्चन करने हैं ये 67 से 81 तक के क्वेश्चन है। ये आपके संस्कृत के जो शिक्षा शास्त्र से संबंधित क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी यहाँ पे आपको कोई गद्यांश देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ जो 67 का है आपके कि अर्थ ज्ञान के द्वारा संप्रेषणात्मक क्षमता विकास इत्यादि अभिप्राय क्या है, तो व्याकरणात्मक रचना, शंका निवारण शिक्षक सह पाठ्यक्रम स्पष्टीकरण या शब्दानां प्रयोग ज्ञात तुम शब्दकोशस्य उपयोग अवबोधन अर्थ सूचनाएं आदान प्रदान स्पष्टीकरण। यहाँ आप देखेंगे अर्थ ज्ञान के द्वारा संप्रेषणात्मक क्षमता का विकास होता है, जिससे अवबोधन की क्षमता, सूचना के आदान प्रदान, स्पष्टीकरण, पुनर्रचना का विकास होता है। 68 का है समुचित भाषा कौशल क्रम मन्यते, तो ये श्रवणम पठनम भाषणम लेखनम, भाषणम श्रवणम पठनम लेखनम, श्रवणम भाषणम लेखनम पठनम, श्रवणम भाषणम पठनम और लेखना है। सही भाषा कौशल क्रम में आता है श्रवण, भाषण, पढ़ना, लिखना। पहले हम किस बात को सुनते हैं, सुनकर तब बोलते हैं और अंत में तब लिखते हैं। यहाँ अगर आपने जो भाषा कौशल के क्रम अगर याद है तो आपका ये उत्तर सही होगा, क्योंकि यहाँ सीधा ही पूछा है कि भाषा कौशल का क्रम कौन सा है। तो सीधी इसकी ट्रिक है दोस्तों, LSRW, लिसनिंग। सबसे पहले आपको सुनना होता है, स्पीकिंग, S मतलब होता है बोलना, और इसके बाद में होता है आपको पढ़ना, और इसके बाद में होता है W लिखना, LSRW, R लिखना। तो यहाँ ऑप्शन जो होगा आपके दोस्तों वह D है, सही है।
नेक्स्ट आपका समुचित भाषा अधिगम तदेव भवति यदा। तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन जीवन लक्ष्य मूल्यानि प्राप्तु भाषा व्यवहारी भवति, भाषा अधिगम कक्षाया नियंत्रण परिवेश कार्यते, लक्ष्य भाषा दन्व्यतात्मकता स्वरूपम च मातृभाषानुगुणं भवतः महाविद्यालयं प्रविष्टे संशोधिताय भाषाय सहाय प्राप्यन्ते। अर्थात कहना चाह रहा है कि सही भाषा का अधिगम तभी होता है जब हम जीवन लक्ष्य के मूल्यों को प्राप्त करने में भाषा व्यवहार का काम करते हैं, क्योंकि बिना इसके समुचित भाषा अधिगम नहीं हो सकता। इसी तरह आपको सही भाषा के लिए अधिगम तभी होगा जब हम जीवन के जो लक्ष्य हैं उनको मूल्यों को प्राप्त करते हैं और उस भाषा के अनुरूप हम व्यवहार करते हैं, क्योंकि बिना इसके समुचित भाषा का अधिगम नहीं हो सकता। यहाँ ऑप्शन जो था ए आपका सही है। नेक्स्ट है केचन छात्रा सूची लिखित उत्तरेभ्य शीर्षकम सहितम समुचित उत्तरम अन्वेष्टम निर्दिष्टां पूर्वम एव सामग्र्या स्वरूपम किंचित प्रष्टुम इच्छन्ति इदम किम छात्राः। अर्थात बी सूचना अंतरालां पूर्यंत सन्ति सक्रिय रूपेण सामग्र्या संदर्भे पूर्वानुमान प्रक्रिया संलग्ना तथ्यानां निरीक्षणे संलग्ना प्रश्नों उत्तर संदर्भे ऊहा कुर्वन्ति। तो यहाँ है यदि किसी छात्र को सूची लिखित उत्तर शीर्षक सहित उत्तर देने के लिए निर्दिष्ट किया गया है, तो इसका अर्थ है कि छात्रों से पूर्व अनुमान प्रक्रिया के आधार पर संलग्न क्रिया के लिए कहा गया है। यदि किसी छात्र को सूची लिखित उत्तर शीर्षक सहित उत्तर देने के लिए आपको कहा गया है, निर्दिष्ट किया गया है, तो इसका अर्थ है कि छात्रों से पूर्व अनुमान जो इनके प्रक्रिया के आधार पर संलग्न क्रिया के लिए कहा गया है। नेक्स्ट छात्रा सहर्ष वक्तुम इच्छन्ति गतिविधि अधिक उद्देश्यपूर्ण भवेत इत्यर्थी किम समीचीनः। तो यहाँ आपके होगा कार्य सामर्थ्य अभिप्रेरणा शब्द कोशम द्रष्टुम प्रेरणा समुचित उच्चारण निर्देशम लेखन पठन समृद्ध कार्य निर्देशनम। तो बी है छात्र सहर्ष बोलने की इच्छा करते हैं, गतिविधि अधिक उद्देश्यपूर्ण होवे, इसका आशय है शब्दकोश देखने की प्रेरणा, क्योंकि इससे छात्र में भाषा के ज्ञान अर्जन में अधिक सहायता मिलती है। तो बी है शब्दकोश द्रष्टुम प्रेरणम, ये सही है आपका। जितना छात्रों का शब्दकोश होगा उतनी उनकी बोलने की इच्छा अधिक होगी, उनके उद्देश्य होंगे। यह कैसे होगा? शब्दकोश को देखने की प्रेरणा से होगा। 72 है मानवस्य विचाराणां प्रभावी संप्रेषणां लिखित मौखिक रूपेण च मध्ये परस्परे संबंधस्य आधारभूतम अथवा प्रमुखम तत्वम किमः। यहाँ है आपके व्याकरणात्मक संरचना, उच्चारणम, वृहद अक्षीरणाकम लेखनम, चिन्हिकाम च स्वरीकरणम, बलाघातम च। यहाँ आपके है मनुष्य के विचार से प्रभावी संप्रेषण लिखित एवं मौखिक रूप के बीच परस्पर संबंध का आधारभूत अथवा प्रमुख व्याकरणात्मक संरचना। यहाँ आपके है मनुष्य के विचार से प्रभावी संप्रेषण लिखित और मौखिक रूप के बीच संबंध का आधारभूत अथवा प्रमुख व्याकरणात्मक संरचना है। हमारे जो विचार है जो लिखित भी होते हैं और मौखिक भी होते हैं, यही हमारे एक दूसरे के परस्पर संबंध का आधारभूत और एक प्रमुख तत्व व्याकरणात्मक संरचना है। नेक्स्ट अध्यापक अध्यापिका उदाहरण सह व्याकरणात्मक संरचना पाठयन्ति, दृश्य श्रव्य उपकरणात्मक प्रयोग करोति, छात्रा प्रभावी संप्रेषणात्मक लेखन भाषेण एतेषां पठित्वा सम्यक उपयोग कुर्वन्ति, एषा प्रक्रिया अस्ति। जो अध्यापक और अध्यापिका उदाहरण के तहत व्याकरण की जो संरचना है, दृश्य श्रव्य उपकरण का जो प्रयोग है, छात्रों के संप्रेषण लेखन भाषण के अंदर
जो होता है उपयोग कुर्वन्ति, वो प्रक्रिया क्या है? रचनात्मक, आगमनात्मक, पुनरात्मक में या निगमनात्मक? यहाँ होगा सी आगमनात्मक। अध्यापक और अध्यापिका के उदाहरण के लिए व्याकरणात्मक संरचना स्पष्ट करने के लिए दृश्य श्रव्य उपकरण का जो ये प्रयोग करते हैं अध्यापक अध्यापिका, जो छात्रों के प्रभावी संप्रेषण, लेखन, भाषण, पठित तत्व का एक सम्यक उपयोग है, यह प्रक्रिया एक आगमनात्मक प्रक्रिया कहलाती है। जिसमें आगमन प्रक्रिया में क्या है, जो उदाहरण के द्वारा कुछ आपको देना है, तो वे विभिन्न तरह के जो उपकरण जैसे श्रव्य होता है, दृश्य श्रव्य, टेप रिकॉर्डर, टीवी या कोई स्लाइड प्रोजेक्ट पे आपको बता के उसका पूरी जानकारी देते हैं, तो ये एक आगमनात्मक प्रक्रिया कहलाती है। छात्राणाम लिखित कार्य संबंधी त्रुटि संशोधन प्रभावी प्रक्रिया अस्ति। यहाँ ऑप्शन आप देखेंगे संकेतात्मक त्रुटि निर्देशनम, छात्रेभ्य च संशोधनात्मक अभिप्रेरणादानम, समीचीन उत्तराणि प्राप्ति पुनः लेखनम, कृष्ण फल के उपयुक्त उत्तर लेखनम, अशुद्ध पुनः पुनः अवलोकनम। यहाँ है छात्रों की लिखित कार्य के संबंध में त्रुटि का संशोधन का प्रभाव, छात्रों से संबंधित कार्य त्रुटि संशोधन प्रभावी प्रक्रिया, संकेत द्वारा त्रुटियों को बताना, संशोधन के लिए अभिप्रेत करना है। ऑप्शन आपका ए सही है। छात्र प्रायः सर्वत्र प्रथम भाषा अथवा तृतीय भाषा अवगन्तुं वक्तुं काठिन्य अनुभवन्ति, छात्राणां सहायतानां समीचीन उपाय। डी, वाचन प्रक्रिया में नूतन अपरिचित शब्द का आशय ज्ञात करने में सर्वप्रथम संपूर्ण संदर्भ परिशीलन कर स्वयं ही अर्थ जानने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ ऑप्शन डी सही है, क्योंकि प्रथम भाषा समृद्ध अन्य भाषा शिक्षण, भाषा मूल वक्तुं पाठनाम, द्वितीय तृतीय भाषा कालाशां और भाषा प्रयोग के द्वारा अधिकाधिक अभ्यास। यहाँ 75 का है आपके डी की भाषा प्रयोग द्वारा अधिकाधिक अभ्यास। वाचन प्रक्रिया नूतन अपरिचित शब्द से अर्थ ज्ञातुं प्रथम किम कर्तव्यम। यहाँ है संपूर्ण संदर्भ परिशील्य स्वयमेव अर्थात ज्ञातुं प्रयासः, सरल पाठ्यवस्तु चयनम, सद्य शब्दकोश, अध्यापक सहपाठी व प्रष्टव्य। अर्थात वाचन प्रक्रिया में नूतन अपरिचित शब्द का आशय ज्ञात करने हेतु सर्वप्रथम संपूर्ण संदर्भ का परिशीलन कर स्वयं ही अर्थ जानने का प्रयास करना चाहिए। नूतन अपरिचित शब्द का आशय ज्ञात करने हेतु संपूर्ण संदर्भ का परिशीलन कर अर्थ जानने का प्रयास करें। यहाँ ऑप्शन ए आपका सही है। मतलब जब आप पढ़ते हैं उस समय जो अपरिचित शब्द जो आपको नहीं आता है, उन शब्दों का ज्ञान आपको प्रथम प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, तो जो आप पढ़ रहे हो उसको संपूर्ण तरीके से उसका ध्यान में रखना है, संदर्भ के अनुसार उसकी व्याख्या ध्यान में रखनी है और स्वयं अर्थ को प्राप्त करते हुए उसके बाद उसका उत्तर निकालना, ये कहना चाह रहा है इस क्वेश्चन 76 में। उच्च स्तरीय पठन अवबोधन संदर्भ में कानि तत्वानि प्रमुखानि। उच्च स्तर के अंदर पठन के अवबोध के संदर्भ में कौन से तत्व प्रमुख से होते हैं, तो यहाँ है उच्च स्तरीय पठन अवबोधन संदर्भ छात्र भाषा का पुनर्लेखन पूर्ण वाक्य में, पाठ्यवस्तु संबंधी स्पष्टीकरण और प्रमुख शब्दों के विभिन्न संदर्भों का प्रयोग तत्व होता है। तो यहाँ बी ऑप्शन सही है कि छात्राभ्या पुनर्लेखन पूर्ण वाक्य पाठ्यवस्तु संबंध भाव स्पष्टीकरण प्रमुख शब्दानां विभिन्न संदर्भ प्रयोग। 78 है लिखित अनुच्छेद से आकलन से प्रथम सोपानम अस्ति। तो यहाँ पे आपका एट का शब्द समृद्धि व्याकरण शब्द सीमा विषय वस्तु विचार अभिव्यक्ति च। यहाँ पे है लिखित अनुच्छेद के आकलन का प्रथम सोपान विषय वस्तु की सार्थकता विचार अभिव्यक्ति, क्योंकि इसी के माध्यम से संपूर्ण सार का अनुमान लग जाता है।
संदर्भ वैविध्य गति प्रयोग प्रतिपुष्टि इत्यादि दृष्ट्वा किम अनुदेश्य छात्रेभ्य अधिक अवसरान प्रदाति। यहाँ पे है कि संदर्भ के अनुसार उसका व्याख्या है कि संदर्भ वैविध्य प्रयोग की प्रदुष्टि दृष्टि से संगणक अनुदेशन छात्रों विशेष अवसर प्रदानम। यहाँ पे है संगणक संबंध संदर्भ की जो गतिविधि होती है इत्यादि दृष्टा किम अनुदेश्य प्रत्यक्षम दूरस्थम अभिक्रमित। ये संगणक अर्थात जो कंप्यूटर एडेड शिक्षण होता है द्विकक्षाया लाभ कारणे भवति यत्र छात्र स्वमूल भाषा लक्ष्य च परस्परं वार्तालाप कुर्वन्ति कारणम् अस्ति। प्रत्येक भाषा भिन्न भिन्न गतिविधि विद्यन्ते छात्र वक्तुम् इति भविष्यन्ति अतः भाषाद्वयं वक्तुं छात्र अभिप्रेरितं भवति पृथक प्रयोजन सारल्य भवति अवसरं प्राप्यते। कोई भी छात्र अधिक ज्ञान प्राप्त करने में भाषा कोई भी छात्र अधिक ज्ञान प्राप्त करने में योग में असमर्थ है, जैसे अनुवाद प्रक्रिया में शब्दों के चयन में निर्मित श्रेणी अभ्यास पत्र से अभ्यास करना इसका ही समाधान है। नेक्स्ट, कोऽपि छात्र कपि अधिज्ञात प्रयोक्तुम् असमर्थः अनुवाद प्रक्रिया उपयुक्तम शब्द चयन संदर्भे संपादनम अर्थात अधिक से अधिक अधिदानम। ऑप्शन ए बी अभिप्रेरणा सर्वदा सरल अभ्यास कार्य, सी उच्च स्तरीय छात्रे सम्मेलनम, डी उपयुक्त रूपेण निर्मित श्रेणीकृत अभ्यास पत्रे अभ्यास कार्य। सीधी इसकी व्याख्या है कि कोई भी छात्र अधिक ज्ञान प्रयोग करने में असमर्थ है, जैसे अनुवाद क्रिया में उपयुक्त शब्दों के चयन में उपयुक्त रूप से निर्मित श्रेणीकृत अभ्यास पत्र से अभ्यास कराना इसका ही एक समाधान है। अब आपके 82 से 90 जो फिर है आपके अनुच्छेद है, और मैंने अनुच्छेद का पहले ही बताया कि हम इसको पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। मधुरम संगीत पादन से कारणम अस्ति। जो मधुर संगीत है एक बार उसका क्या है, या मधुर संगीत कारणम अस्ति, मधुर संगीत का जो कारण है उसका क्या है। तो यहाँ आप देखेंगे नेक्स्ट, ये व्याख्या बाद में देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। मृदंग इति संगीत साधन से आविष्कार अस्ति स्वाति मुनि महिष पार्शर भरत मुनि बोधन आचार्य। नेक्स्ट देखें, संगीत साधना निर्माणम अत्यावश्यकम अस्ति गणित शास्त्रे प्रतिध्वनि विज्ञानम, संगीत शास्त्र भौतिक शास्त्र। संगीत शास्त्र का किससे संबंध है ये आप देखेंगे। बीज निर्माण प्रक्रिया वर्णनम वृक्षानुवेदे नाट्यशास्त्रे जीव विज्ञाने संगीत शास्त्रे। रेखा गणित का संबंध पाइथागोरस इति सिद्धांत नाट्यशास्त्रे गणित का सूत्रे शुल्व सूत्रे भौतिक विज्ञान न केवलं संगीत शास्त्रे गंभीर अध्ययन सिद्धेय इति वाक्ये पदमस्ति गंभीरम सिद्धेय संप्राप्तम अध्ययनम। यतः संगीत साधनम निर्मित, इसके निर्मितवान क्रियापदम कर्तुम अस्ति स्वाति मुनि भरत मुनि मृदंग या यत। अत्र अभूतपूर्व इति पदम अस्ति, जो अत्र है इसका अभूतपूर्व का पूर्व पद क्या है, क्रियापदम विशेषण सर्वनाम विशेष, ये व्याकरण का है क्वेश्चन। और ये अंतिम है आपके, अंतिम है कि जनयन्ति स्म इति क्रियापदे प्रयोग भूतकाले लिट्लकाल वर्तमान विधिलिंग संदर्भ। तो क्वेश्चन को हम अब पढ़ने के बाद पढ़ लिया है। अब इसका मैं जो अनुच्छेद है उसके बताऊंगा और उसके अनुसार आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा। एकदा स्वाति नामक मुनि पिपासाय पंडितो अभवत जलमूलतम अनिवश्यतां तेन कश्चन आह्लाद शब्दः श्रुतः तमः अनुसृत्य सः अग्रे तत्र कुत्रचित् पर्वतात् पतन्त जलबिन्दव शुष्कपर्णनाम उपरि पतिता मधुरं संगीतं जनयन्ति स्म। एतदः अवगत्य प्रेरितः स त्रशाकुल विस्मयवेगन आश्रमः आगतवान्। संगीत साधनेषु
प्रतिध्वनि उत्पादनार्थे सूक्ष्म आवश्यकम अनिष्टवानः सह संगीत साधनम निर्मितवानः तस्य नाम मृदंगम इति। उसका नाम क्या था? मृदंग। संगीत साधन को जो करने वाला, ये आपका क्वेश्चन था। मधुरम संगीत वादन से कारणम आसीत सी। तो यहाँ है जो मधुर संगीत, एषः कथा भरतमुने नाट्यशास्त्रे वर्णित प्रतिध्वनि विज्ञान विना संगीत साधनानां निर्माणः असाध्य वर्तते। न केवलं संगीतशास्त्रे अपितु गणितशास्त्रे भौतिक जीवविज्ञान आयुर्विज्ञान भूविज्ञान खगोलविज्ञान नक्षत्र धनुर्विज्ञान रत्नविज्ञानः वस्तुने शिल्प सैन्य अपि महर्षि पारशरवृक्षाणां क्रियाणां पाइथागोरस इति महर्षि पारशरवृक्षाणां पर्णे क्रियाणां विविधनां क्रियावर्णिता यथा प्रकाशी निस्सारण प्रक्रिया पर्णस्य अवांत भाग पर्णकर्णेषु स्थिर प्लाज्मा बीज निर्माण रेखागणित सिद्धांत पाइथागोरस इति नामानां विख्यातः मूलतः सह सिद्धांतः बौद्धन आचार्य शूलसूत्र पूर्वनेम निरूपितः। यहाँ क्वेश्चन को सीधा मैं पढ़ के अब उसका अर्थ बताऊंगा कि मधुर संगीत का जो उपादान है कारणम का कौन सा है? जल मूलतम, जल वेग, शुष्क पर्णोपतितम या जल बिंदवीय अहाद शब्दम। तो यहाँ जो ऑप्शन सी है ये है, मैं आपको बताता हूं, जिसमें ये देखिए ऑप्शन सी में था आपके कि शुष्क पर्णोपतिता जल बिंदव कि तत्र कुत्र पर्वता जल बिंदव शुष्क पर्ण तो ऊपरी पतित मधुरम संगीत जयंती स्म। ये मधुर संगति, मधुर जो संगीत का है, इसका ऑप्शन ही बता दिया आपको। उसी तरह ये आपने ट्रिक सीख ली दोस्तों। तो संस्कृत के अंदर आपके 30 में से 30 आ सकते हैं। हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, क्यों नहीं आ सकते? कि जो मैं बता रहा हूँ कि मधुर संगीत का मैंने जो पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, उसके बाद में उनकी एक की तैयार कर ली, और उन क्वेश्चनों की के तैयार के द्वारा जब मैं गद्यांश को या अनुच्छेद को पढ़ता हूँ तो उन की के माध्यम से आपके उत्तर आपको सरलता से प्राप्त हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, अब देखिए, एक बार स्वाति मुनि प्यास से पीड़ित हुआ, आह्लाद शब्द का अनुसरण कर पर्वत गिरते सूखे जल बिंदु संगीत की ध्वनि पैदा कर रहे थे। ये इसका अनुवाद का क्वेश्चन का। मृदंग इति संगीत साधन से आविष्कारम अस्ति। जो मृदंग संगीत का साधन का आविष्कारक कौन था? यहाँ थे स्वाति नामक मुनि। जो स्वाति नामक मुनि है उन्होंने ही मृदंग इति जो संगीत का उसका क्या किया था, उन्होंने आविष्कार किया था। क्योंकि गद्यांश में आप देखेंगे कि जो एकदा स्वाति नामक मुनि, और यहाँ देखेंगे यत संगीत साधनम निर्मितवान तस्य नाम मृदंग। तो मृदंग जो संगीत के उसको निर्मित, उसको निर्माण करने वाले, उसका रचना करने वाले कौन थे? तो स्वाति नामक मुनि। तो आपके यहाँ पे आया कि मृदंग संगीत साधन आविष्कार कौन? तो स्वाति नामक मुनि। उस ध्वनि का अनुसरण कर शीघ्रता से आश्रय से लौट के संगीत साधनों की ध्वनि, उस संगीत का नाम, साधन का नाम मृदंग रखा गया था। तो दोस्तों, ये ट्रिक्स आपको समझ में आ गई होगी कि इसी तरह आपको अनुच्छेद गद्यांश का अनुवाद कैसा भी हो, संस्कृत नहीं आती हो तब भी गद्यांश को इस वीडियो को देखने के बाद में वो सोल्व करेगा, क्वेश्चनों को 30 में से 30 लाएगा। बात रही शिक्षा शास्त्र की, तो मैं जितने ज़्यादा क्वेश्चन ये पेपर करवाऊंगा उससे आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप 30 में से 30 ले आएंगे। तो गद्यांश की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 2 गद्यांश पढ़े, इन छोटे छोटे, क्योंकि जल्दबाज नहीं करनी है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने और उसके बाद में उनकी की तैयार कर लेनी, और की के माध्यम से आप अनुच्छेद फिर पढ़ेंगे तो आपको सरलता से कम समय में टाइम की बचत होगी और आपकी गद्यांश, आपका संस्कृत चुटकियों में निकल जाएगा। अब है संगीत साधना निर्माण अत्यावश्यकम अस्ति गणित प्रतिध्वनि संगीत साधनस्य भौतिक शास्त्र नाम। यहाँ आपके है यह संगीत साधन प्रतिध्वनि
उत्पादन सूक्ष्म आवश्यकम, अर्थात संगीत के साधनों के निर्माण के लिए प्रतिध्वनि विज्ञान का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि जो संगीत होता है ये विज्ञान के आधारित ही तो होता है दोस्तों। मैं तो बताता हूँ आपको, यहाँ आप देखेंगे ये एषा कथा भरत मुने नाट्यशास्त्रे वर्णित प्रतिध्वनि विज्ञानं विना संगीत साधना निर्माणम असाध्य वर्तते, अर्थात संगीत साधना का जो निर्माण है वह प्रतिध्वनि विज्ञान के बिना असाध्य है, नहीं हो सकता। देखा दोस्तों, यह भी मैंने आपको सीधा क्वेश्चन पढ़ा और इसका जो टिक अब मैंने गद्यांश में किया है उसके अनुसार आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको इसी तरह क्वेश्चनों के अर्थ ढूंढने और आपको सरलता से, क्योंकि प्रतिध्वनि विज्ञान के बिना संगीत शास्त्र का निर्माण नहीं हो सकता। संगीत शास्त्र के निर्माण के लिए प्रतिध्वनि विज्ञान का होना आवश्यक है। ये देखिए, अब है 85 बीज निर्माण प्रक्रिया संबंध वर्णन प्राप्यते। यहाँ पे वृक्षा यजुर्वेद जीव विज्ञान नाट्यशास्त्र संगीत शास्त्र बीज निर्माण प्रक्रिया का वर्णन वृक्ष आयुर्वेद में प्राप्त होते हैं। महर्षि पराशर रचित वृक्ष आयुर्वेद वृक्षम संबंधित विविध क्रिया का वर्णन, जैसे प्रकाश निस्सरण प्रक्रिया, पर्ण भाग पर्णों के स्थित प्लाज्मा, बीज निर्माण आदि। तो यहाँ आपके है बीज निर्माण की जो प्रक्रिया का वर्णन किसमें है, तो वृक्षा यजुर्वेद, वृक्ष के ये जो यजुर्वेद का है उसके संबंध में बीज निर्माण की प्रक्रिया का है। इसका भी आपको मैं गद्यांश में बता देता हूँ। ये अनुच्छेद आप देखिए कि महर्षि पराशर विरचित वृक्षा यजुर्वेद, वृक्षा यजुर्वेद वृक्षाणाम पर्णे क्रियाणाम विविध क्रिया वर्णित। देखा दोस्तों, इसका भी आपको उत्तर प्राप्त हो गया है कि बीज निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन किसमें है, तो वृक्षा यजुर्वेद में है। 85 का हो चुका, अब हम 86 का पढ़ेंगे कि रेखा गणित संबंध पाइथागोरस इति सिद्धांत मूलतः दृश्यते। रेखा गणित का जो संबंध पाइथागोरस का जो सिद्धांत है उसका सिद्धांत मूलतः दृश्यते। तो नाट्यशास्त्र में, भौतिक विज्ञान में, गणित में या शुल्ब सूत्र में इसका निर्माण किस पे है, तो यहाँ पे आपका है शुल्ब सूत्रेषु। ये भी आपको बता रहा हूं, ये आप देखिए गद्यांश जो आपके यहाँ पे बताया है अनुच्छेद कि रेखा गणित यह सिद्धांत पाइथागोरस इति नामाना विख्यात मूलतः शुल्ब सूत्रेषु निरूपित। ये आपका रेखा गणित का वाला कि रेखा गणित का संबंध किससे है, तो शुल्ब सूत्र से, और यह बुद्धयन आचार्य द्वारा निरूपित किया गया है। अब है 87 न केवलम संगीत शास्त्रे डैश अभी तो गंभीर अध्ययनम सिद्ध संप्राप्ति थी कर्मप्रदम स्थित। यहाँ पे है उत्तर आपके शीश न केवलम संगीत शास्त्र अपितु गणित शास्त्र, भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान, भूविज्ञान, खगोल विज्ञान, नक्षत्र विज्ञान, धातु विज्ञान, वस्तु विज्ञान, शिल्प विज्ञान, सैन्य में गंभीर अध्ययन करके अद्भुतपूर्व सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों यहाँ पे है आपको सिद्ध यहाँ पे भी मैं आपको इसका भी उत्तर बताता हूँ, किसका, 87 का। ये आप देखेंगे अनुच्छेद अपन फिर से देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ कि अपितु गणित शास्त्रे, भौतिक शास्त्रे, रसायन शास्त्रे, जीव विज्ञान, आयुर्विज्ञान, धनुर्विज्ञान, खगोल विज्ञान, नक्षत्र, रत्न विज्ञान, विमानज्ञ, शिल्प विज्ञान, सैन्य अधीति गंभीर अध्ययन कृत्वा अद्भुत सिद्धेय प्राप्त। तो हमें यही ध्यान में रखना था कि जो किस किस में होता है, तो इस सिद्धि न केवल संगीत में ही नहीं अपितु सभी में, सैन्य में गंभीर अध्ययन करके सिद्धि को प्राप्त किया जा सकता था। हमें जो उत्तर ढूंढना था सिद्धेय संप्राप्ति, यही तो पूछा था इसमें, और इसका आंसर भी आपको प्राप्त हो चुका है। हाँ दोस्तों, बिल्कुल चुटकियों में आपके ये अनुच्छेद गद्य संगीत साधन के निर्मातवान में
क्रियापद में कर्तुम किसका है? स्वाति मुनि, मृदंग, भरत मुनि, यतः। तो यहाँ पे है स्वाति मुनि। इसका निर्माण किसने किया था? तो स्वाति मुनि ने, क्योंकि हमने संगीत का पहले ही पढ़ चुका है कि उन्होंने संगीत साधनेषु प्रतिदिन उत्पादन समोक्ष अनिष्ट संगीत साधन निर्मितवान कह। तो ये है स्वाति मुनि। ये भी आप देखेंगे 88 का बताता हूँ आपको। एकदा स्वाति मुनि, यहाँ से जो आप पढ़ेंगे पीड़ितो जलभुवत संदर्भ, तो यहाँ दे संगीत साधन निर्मित यस्य नाम मृदंग। तो ये सारा जो निर्माण करने वाले ऊपर की लाइन में लिखा है स्वाति मुनि, जिसकी रचना संगीत साधन के अंदर किसने की थी? तो स्वाति मुनि ने। 88 का ये आपके आ गया। ये यथा संगीत निर्मित वान क्रियापदम कर्तुम स्वाति मुनि। ठीक है, तो यहाँ पे कि इस प्रकार संगीत साधन निर्मित किया गया। इस वाक्य में निर्मितवान क्रियापद कर्तुम स्वाति मुनि देते हुए कि स्वाति मुनि ने प्यास को बुझाने के लिए जल की खोज की। इधर उधर भ्रमण करते हुए सूखे पत्तों पे पर्वतों से गिरते हुए जल बिंदुओं में प्रादुर्भूत नाद से मृदंग की खोज की। अब 89 अत्र अभूतपूर्व इति पदम इस्ति। यहाँ पे ये व्याकरण का क्वेश्चन है कि क्रियापदम, सर्वनाम, विशेषण और विशेषण पदम। तो व्याख्या दिया गया अभूतपूर्व शब्द विशेषण पद है। अद्भुतपूर्व एक विशेषण है। संस्कृत में विशेष्य में लिंग वचन विभक्ति के अनुसार विशेषण का रूप बदलता है। जिस लिंग जिस वचन में जिस विभक्ति का विशेष होता है उसी लिंग वचन में विभक्ति का विशेषण भी होता है। यहाँ देखेंगे अंतिम क्वेश्चन, जन यंती स्म इति क्रियापदे अस्ति। यह जन यंती स्म, इस क्रियापद में भूतकाल लट्लकार वर्तमान विधिलिंग कतार कौन सा है? जैनयंती स्म, यह भूतकालिक क्रिया है। वर्तमान काल में लट्लकार का प्रयोग होता है। दोस्तों ये आपके 30 क्वेश्चन पूरे हुए जो 61 से 90 से लगा सकते हैं। दोस्तों गद्यांश को जिस तरह मैंने आपको ये बताया है कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, उनकी की तैयार कर लेनी है और उसके बाद आपको गद्यांश में से इन की के माध्यम से उत्तरों को ढूंढना है, तो कम समय में आपको प्राप्त। नहीं तो आप जाते में एग्जाम हॉल में सबसे पहले गद्यांश पढ़ेंगे, फिर एक एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, तो यहाँ आपके क्वेश्चन तो हल होंगे पर यहाँ पे आपके टाइम की बचत नहीं होगी। और हो सकता है आपको जैसे कि कौन सा पेपर हिंदी का पहले कर रहे हो, शिक्षा मनोविज्ञान या सामाजिक का, तो वहाँ क्वेश्चन कैसे आते हैं वो पेपर सेटलमेंट के आधार पे है। तो आपको अपने टाइम की समय की बचत के अनुसार गद्यांश को इसी तरह सॉल्व करेंगे तो आपको 30 में से 30 आ सकते हैं। हाँ दोस्तों सही सुना, ये आपके 30 में से 30 आ सकते हैं। दोस्तों इसी के आधार पे आपके जितने ज़्यादा अच्छे अच्छे कमेंट्स आएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो सोच रहा हूँ प्रत्यय पे लेके आऊँ और प्रत्यय की जो ट्रिक्स है, जो क्योंकि संस्कृत के इस गद्यांश में ज़्यादा से ज़्यादा आपके ऐसे ही प्रत्यय पूछे जाते हैं जो रिपीटेड होते हैं, तो उसका छोटा सा वीडियो लेके आ जाऊंगा जिससे आपको कम समय में प्रत्यय तैयार हो जाएंगे, उनकी ट्रिक्स के तैयार हो जाएगी। दोस्तों ये जो बुक है जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, चाहे मैं सामाजिक है या मनोविज्ञान है, या बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर ले जिससे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो जाए। वीडियो कैसा लगा इसके लिए दोस्तों आप अच्छे से अच्छे कमेंट करें। मैंने अपना जहाँ तक मेरी समझ मैंने अपना पूरा प्रयास किया आपको इस वीडियो के माध्यम से इस पेपर को हल कराने में। और दोस्तों आपके संस्कृत में 30 में से 30 आ सकते हैं। ये यूथ कंपटीशन के टाइम से इस बुक के अंदर प्रीवियस ईयर के सारे पेपर है जो आप ये इमेज में देख रहे हैं। दोस्तों इस बुक को ज़रूर पढ़िए, बहुत ही अच्छी बुक है। इसकी अलग अलग भी आती है, जैसे कि आपकी हिंदी की ले लो, ये बता रहा हूँ मैं, जैसे कि संस्कृत की ले, या फिर सामाजिक अध्ययन की अलग से पेपर की भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न की परीक्षा ज्ञान कोश के माध्यम से आ रही है। और कंपलसरी पेपर भी आते हैं जिसमें कि सामाजिक अध्ययन, संस्कृत, हिंदी, शिक्षा मनोविज्ञान सभी की एक भी आ रही है कंपलसरी। और इस बुक में दोस्तों विभिन्न स्टेट की टेट के प्रीवियस ईयर पेपर है। सीटेट का फार्मूला है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा पेपर प्रीवियस ईयर के हल करेंगे उतना आपको सीटेट क्लियर हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटेट के पुराने प्रश्न वर्षों के पेपर और एनसीईआरटी के जो नोट्स हैं उनका आप अध्ययन करें, जिससे
आने वाली जो DSSB भर्ती है, टीचर्स भर्ती, उसमें भी आपके नोट्स काम आएंगे। तो उससे आपके सीटेट क्लियर हो जाएगा और आपका पढ़ाई का जो बेस है वह भी दोस्तों अच्छा हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अच्छे से अच्छे ज़्यादा कमेंट्स करें। इन्हीं वीडियो के आधार पे मैं संस्कृत का एक दूसरा पेपर लाऊंगा, जिससे ज़्यादा नहीं 2 या 3 पेपर में ही आपके एक प्रश्नों को हल करने की एक समझ विकसित हो जाएगी। जो मैंने बताया है कि पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है, उनकी की तैयार करनी है, उसके बाद में गद्यांश पढ़ना है। आपने देखा व्याकरण के बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, पर ये पेपर सेटलमेंट के आधार पे है। ये 2014 का पेपर है। कभी व्याकरण के क्वेश्चन 3 भी दे देता है, गद्यांश में से 4 भी, और कभी 1 या 2 ही देता है। ज़्यादा से ज़्यादा गद्यांश में ही सब इसका होता है। तो दोस्तों जितना से ज़्यादा आप गद्यांश को पढ़ेंगे और 2, 4, 5, 6 गद्यांश पढ़ लेंगे, संस्कृत में आपके 30 में से 30 आ जाएंगे। मैंने हिंदी का पेपर भी दोस्तों करवाया है, उस वीडियो को अगर नहीं देखा है तो सीटेट में हिंदी की वीडियो इसी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक का एक बनी हुई है। 1 या 2 वीडियो आई हैं, सामाजिक अध्ययन की आई है, शिक्षा मनोविज्ञान की आई है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके चेक करिए। और ये वीडियो हो सकता है आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे हेमंत ऑनलाइन फेसबुक पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चैनल पे देख रहे हैं यूट्यूब पे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर ले। और इंस्टाग्राम पे अगर आप स्टोरी के रूप में इसको देख रहे हैं दोस्तों, तो वहाँ पे हमको फॉलो ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूरत को जो तैयारी कर रहा है दोस्तों आप उसको शेयर करें। क्योंकि मैं यहाँ पे आपके लिए जो मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए कि आपका सीटेट एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। जो मैंने पढ़ा है, जो मेरा अनुभव है, उसके आधार पे ये बुक्स के माध्यम से आपको बताता हूँ। ये सीटेट यूथ कंपटीशन के टाइम से, तो आप ज़रूर इस बुक का अध्ययन करें। इसके सभी प्रकार के जो प्रकाशन है बुक्स के आते हैं, चाहे आप SSC की कर रहे हो, कहीं से भी कर रहे हो, तो यूथ कंपटीशन टाइम्स को आप इस पर पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन के साथ व्याख्या भी होती है। प्रत्येक क्वेश्चन के बाद किसकी व्याख्या है, तो आपको क्वेश्चन के बाद में उसी का व्याख्या का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, जिससे वो क्वेश्चन आपको स्थायी रूप से याद होता है। यूथ कंपटीशन टाइम की बुक ज़रूर पढ़िए दोस्तों, आगे भी इसके वीडियो आते रहेंगे। तो दोस्तों पुनः निवेदन करना चाहूँगा, चैनल पर पहली बार हैं या फेसबुक पेज पे पहली बार है, इंस्टाग्राम पे, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम को फॉलो करें, पेज को। टेलीग्राम का ग्रुप बना हुआ है दोस्तों, वहाँ पे मैं आपको समय समय पे PDF देता रहता हूँ, तो वहाँ पे भी जाके आप इसका अध्ययन करेंगे क्वेश्चनों का। और ये वीडियो अपने सीटेट की तैयारी करने वाले ग्रुप्स के अंदर आप शेयर करेंगे। और लाइक की संख्या दोस्तों बढ़नी चाहिए। आपका एक लाइक मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। अभी भी आपके पास बहुत दिन है, 21 जनवरी है। उसके पहले जितने आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, मैं आगे आपकी वीडियो दोस्तों लाता रहूँगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखने के लिए आपका जय हिंद, वंदे मातरम।